हाय ऑल एंड वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली जी के जीएस सीरीज़ का सेट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगेन 15 क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फोकस स्टडी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे हमारी जो भी सीरीज़ है, जो हम डिस्कस करते हैं, वो मिस ना हो सके, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ को पक्का फॉलो करिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी मेहनत है, जो हम ये क्वेश्चंस बनाते हैं, ये कंटेंट लाते हैं, जो ये स्लाइड्स बनाते हैं, ये सभी बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। इस लॉकडाउन में आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले टाइम में ज़रूर होंगे। ठीक है, आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपने गोल पे ध्यान दीजिए, ताकि आपसे इस साल आप जॉब एक अपने साथ रख सकें, आपको एक जॉब मिल जाए। ठीक है, तब आप अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब आते हैं अपने वापस वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है? डैश इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है अंडमान निकोबार, ये है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, और ये है श्रीलंका, जो कि बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही अच्छा हरा भरा इलाका है वहाँ पे। तो जो अब हम आते हैं अंडमान निकोबार पे। ठीक है, ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। ये नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल। ठीक है, दिस इज़ द लिटिल अंडमान। ठीक है, तो और ये है आपका निकोबार आइलैंड। ठीक है, दिस इज़ निकोबार आइलैंड। तो जो इसको सेपरेट करता है ना, अभी हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि क्वेश्चन बोल क्या है एक्चुअली में। इसको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल एंड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। दिस इज द इंदिरा पॉइंट विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ओके, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सो राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और विच इज़ द चैनल दैट सेपरेट्स 10 डिग्री चैनल, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार, तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन वापस आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, साउथ एशिया में। ठीक है, तो इंडिया एशियन कंट्री है और साउथ एशिया में है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बैरन आइलैंड। आप इसको रट लीजिए, बैरन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी आप सीधा आंसर मारोगे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये सारे आइलैंड यहाँ पे नहीं है। बैरन आइलैंड इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये क्या बोल रहा है कि किसी भी इशू में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनल डिसीजन टेकन बाय। देखिए, किसी भी लोकसभा के मेंबर का जो डिसक्वालिफिकेशन है उसको पद से हटाना, जो कि हमारा 10वें शेड्यूल में लिखा गया है अपने संविधान के अंदर, जो इंडिया का संविधान है। तो संविधान, सॉरी, तो द फाइनल डिसीजन टेकन बाय, तो इसका जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो है हमारे स्पीकर के पास। ठीक है, लोकसभा इज़ ऑलवेज हायर इन द अथॉरिटी एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। ये सिर्फ डायरेक्ट कर सकती है, ये एक
इसको राज्यसभा को परमिशन लेने के लिए लोकसभा पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो सेंट्रल बॉडी है और ये स्टेट्स के लिए काम करती है मोस्टली। ठीक है, इस लोकसभा के पास जो है वो पूरे राइट्स हैं राज्यसभा पे। तो यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा के मेंबर की, तो 10वें स्केड्यूल में लिखा गया है कि भाई उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और कौन करेगा उसको डिस्क्वालीफाई? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, मैं अपना पेन ले लेता हूँ रेड, ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके। चलिए, ठीक है, ये सारे आंसर गलत हैं, सॉरी ये सारे आंसर गलत हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए लैंड लॉक कंट्री समझते हैं ना आप, जो जिसके यहाँ भी देश हो, 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 और बीच में फंसा हो वो एक देश हो। ठीक है, जिसके ना तो कहीं भी समुंदर टच होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक, मतलब कि कहीं पे भी उसके किसी भी कंट्री के किनारे में समुंदर नहीं है। ठीक है, तो टर्की के पास पड़ता है समुद्र, सीरिया के पास भी समुंदर पड़ता है, एरिट्रिया के पास भी पड़ता है, बट मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। ऊपर चाइना है, नीचे चाइना है और ऊपर रशिया है, तो भाई वो पूरा का पूरा लैंडलॉक्ड है। आप मैप में देखना, काफ़ी बड़ी कंट्री है बट लैंडलॉक्ड है। ठीक है, मुझे याद है लैंडलॉक्ड है मंगोलिया। ठीक है, टर्की यार समुद्र, टर्की के पास पता ही होगा आपको, सीरिया के पास भी समुद्र है, एरिट्रिया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी टेक अवे देता हूँ आपको कि क्या क्या आप ले सकते हो यहाँ से। देखिए, टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्तांबुल। गलत। टर्की की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कह सकते हो आप इस्तांबुल है, बट जो कैपिटल है वो है अंकारा। अंकारा। ठीक है, और जो इसकी करेंसी है वो है टर्किश लीरा। ठीक है, टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा और जो करेंसी है वो है लीरा। ठीक है, सीरिया इज़ द मोस्ट टॉपेस्ट सिटी, टॉपेस्ट कंट्री टू लिव। टॉपेस्ट जो टॉपेस्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि अभी मैंने एक सर्वे में देखा था जिसमें ये घोषणा की थी कि जो सीरिया है वो सबसे ख़तरनाक जगह है रहने के लिए, किसी भी इंसान के लिए इस धरती में। ठीक है, हालांकि अभी तो पूरा जो हमारा प्यारा जो पृथ्वी है, प्यारी धरती माँ है, ये हर जगह से अभी कोरोना की वजह से घिरी हुई है। तो कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको मिलेगा लॉकडाउन, मोस्टली हर जगह। ठीक है, तो सीरिया इज़ ऑल्सो नॉट अ लैंडलॉक कंट्री फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको मैंने बता दिया है। और सीरिया की जो कैपिटल है वो क्या है? डेमेस्कस। और जो इसकी वो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। ठीक है, पाउंड आपकी ब्रिटिश की भी वो है करेंसी, जीबीपी जिसे बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, सीरिया की जो कैपिटल है डेमेस्कस और जो वहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड है। मंगोलिया की देखिए कैपिटल है उलन बटार। ठीक है, उलन बटार, यहाँ पे हमारे मोदी जी भी जा चुके हैं एज अ गेस्ट, और MOU काफ़ी साइन किए हैं उन्होंने मंगोलिया के साथ। और जो यहाँ की करेंसी है वो है मंगोलियन टुगरिक। ठीक है, मंगोलियन टुगरिक। ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा, एरिट्रिया के बारे में। ये एक अफ्रीकन कंट्री है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, और इसकी जो कैपिटल है वो है असमारा। और इसकी जो करेंसी है वो है एरिट्रियन नफका, सॉरी NAKFA, नकफ़ा। ठीक है, ये आप इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछेगा नहीं क्वेश्चन कि इसकी क्या है, मोस्टली ये थोड़े फेमस कंट्रीज है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कोई पूछ सकता है स्टैटिक जीके में। चलें आगे बढ़े, चलिए,
बढ़ती का नाम ज़िंदगी, देखिए ये कौन सी बैंक की टैगलाइन है, कौन सी बैंक के आपको ऐड के बाद ये लाइन सुनने को मिलती है? तो उसका आंसर है एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम ज़िंदगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे और टेक अवे दूंगा जिससे आपको याद हो जाए। कॉरपोरेशन बैंक की टैगलाइन क्या है? अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। इंडियन बैंक जो कि पीएसबी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, योर टेक फ्रेंडली बैंक, योर टेक फ्रेंडली बैंक। सिंडिकेट बैंक की क्या है टैगलाइन? फेथफुल फ्रेंडली। ये सारे बैंक जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, चले देखिए ये क्या बोल रहा है कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जो हेपेटाइटिस को बचाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसका जो सिद्धांत था, जो एम था, वो क्या था कि कंट्री से हेपेटाइटिस सी जो है वो कब तक हट जाएगा या फिर कब तक हटाना है। तो इसका सही आंसर है 2030। ठीक है, 2030 तक हम हेपेटाइटिस सी से निजात पा लेंगे। जो इस मिशन का जो जो इस मिशन का नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का जो मिशन है वो यही है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी से छुटकारा पाना। और जहाँ तक मुझे पता है हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम अमिताभ बच्चन जी को भी हो चुकी है। ये एक लीवर की बीमारी होती है। ठीक है, अ लीवर डिसीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है वैसे ये देखा जाए तो, जान भी जा सकती है इस बीमारी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 19th सेंचुरी द सतनामी, एक सेकेंड, इन 19th सेंचुरी, देखिए 19वीं सदी में सतनामी मूवमेंट मध्य भारत में किसने उसकी खोज की थी, या किसने उसको ढूंढा था? ठीक है, तो आपको उसका आंसर पता है, उसको आपको रटना पड़ेगा। देखिए इसका जो सही आंसर वो है गुरु घासीदास। ठीक है, सतनामी, देखिए आप सतनामी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। सतनामी मतलब क्या होता है भाई, भक्ति वाला कुछ सीन जो, तो आप इसमें आप गुरु घासीदास से रिलेट कर सकते हैं। सतनामी मतलब सतनाम, वाहे गुरु। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पंजाबी नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गुरु घासीदास, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं सतनामी मूवमेंट से। ठीक है, चलिए चलें। डैश इज़ द वन ऑफ द लिक्विड्स कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। देखिए एक हमारा जो थर्मामीटर होता है, लिक्विड थर्मामीटर, तो उसमें जो लिक्विड होता है वो कौन सा लिक्विड होता है? ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डैश इज़ वन ऑफ द लिक्विड कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास। ठीक है, तो जो आपने थर्मामीटर देखा होगा, जो उसमें जो पारा डला होता है और उसके अंदर जो पानी भरा होता है उस पारे के साथ, उसमें जो लिक्विड होता है कौन सा होता है? देखिए ये बिल्कुल नहीं होता, वाटर बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो इसका सही आंसर है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर एक थर्मामीटर ऐसा होता है जो कि हाइयर काफ़ी ज़्यादा आपकी टेम्परेचर को मापने के काम आता है। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड थर्मामीटर होता है, अल्कोहल थर्मामीटर बोलते हैं उसको। हालांकि जो नॉर्मल आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर भी जो पारा होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए। द फेमस कंदारिया टेम्पल इज़ लोकेटेड। तो देखिए जो कंदारिया मंदिर है ये कहाँ पे प्रस्तुत है? तो ये है खाजुराहो, और खाजुराहो है 22 किलोमीटर दूर या फिर कुछ किलोमीटर दूर मान लीजिए, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट नहीं पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आसपास इसके, झांसी से। ठीक है, और ये है आपका एमपी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कंदारिया टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? खाजुराहो में। चंडेलाज इसके, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि चंडेलाज के शासक यहाँ रहते थे,
पुराने ज़माने में। देखिए ये भी जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन है गंगी कोंडा चोलापुरम, ये काफ़ी लंबा सा नाम है। ये भी एक चोला डायनेस्टी का स्मारक है, ठीक है, चोला डायनेस्टी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, ठीक है। ये विदिशा भी एमपी से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश से, और आपको ये तो पता ही होगा कर्नाटक में है ये, ठीक है। चलिए अल्ट्रासोनिक साउंड। देखिए आपको पता होगा कि दो तरह के साउंड होते हैं, एक अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो जो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड होता है ना, वो होता है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 2000 के बीच में। सॉरी, ये किलो हर्ट्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेगा हर्ट्ज होता है, वो हर्ट्ज होता है सिर्फ, ये होता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हायर देन 20 हर्ट्ज विच इज़ इक्वल एंड टू 2000 हर्ट्ज, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो इससे अबव होता है, ठीक है। चलें, इंफ्रासोनिक जो होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में, किलो हर्ट्ज नहीं, सिर्फ हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए कृषि के क्षेत्र में बरानी किसको बोलते हैं, ठीक है। बरानी बोलते हैं आपको जो 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 फसल होती है वो बारिश पे रिलाई करती है, मतलब जैसे वर्षा होगी तो ही वो फसल उपजाऊ निकलेगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग, और इसका मतलब है बरानी, ठीक है। इसकी एक लैंग्वेज है बरानी, जिसको बोलते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर विच इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन रेनफॉल फॉर वाटर, मतलब कि उसके लिए आपको बारिश पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, मतलब बारिश होगी तो हमारी जो फसल होगी वो भी उगेगी, ठीक है। तो ये आप इसको बारिश से जोड़ना है तो आप इसमें से रेन ढूंढ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, मतलब बारानी मतलब होता है बारिश, ठीक है, BA, और बारिश का BA, ठीक है, आप इससे जोड़ सकते हैं। चलें, ओके। द टारगेट, देखिए मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ पे हमारे देश की महान हस्ती हैं उनके बारे में बताऊँगा कि उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी। तो देखिए द बुक टारगेट 3 इज़ रिटन बाय, ये SSC ने पूछा था, अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था 19 में। तो जो टारगेट 3 बिलियन है, ये किताब किसने लिखी थी, ये आप सभी का पता होना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और ये जो हमारे DG थे, जो चीफ थे हमारे DRDO के पूर्व रह चुके हैं ये, ठीक है। तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इनके कुछ और बुक भी हैं, इंडिया 2020, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है। इनकी एक बुक और है विंग्स ऑन फायर, इनको पायलट बनना था एयरफोर्स में, तो इन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ये बने देश के महान राष्ट्रपति, ठीक है। इनकी किताब को मैंने बता दिया आपके बारे में। इनकी किताब है इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर। देखिए रामनाथ कोविंद के बारे में जान लीजिए, इनकी किताब है द रिपब्लिकन एथिक, ठीक है, द रिपब्लिकन एथिक। और प्रणब मुखर्जी की भी कुछ किताबें फेमस हैं, द सैनिटेरियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन अलग किताब है, द टर्बुलेंट ईयर, ये भी इनकी किताब है, द टर्बुलेंट ईयर, ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा, ये भी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनकी किताब जो है वो है फेमस डेमोक्रेटिक
प्रोसेस। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये कम पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि किन किन राष्ट्रपति की कौन कौन सी किताबें हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मुग़लों के टाइम में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, ये क्या बोल रहा है, पहला कथन क्या बोल रहा है कि बाबर जो था वो चंगेज़ खान की मदर की तरफ से था। मतलब बाबर वाज रिलेटेड टू गेंगेज़ खान फ्रॉम हिज मदर साइड्स। गलत है जी। ठीक है, यहाँ से अपनी उसकी जो माँ थी वो गेंगेज़ खान की तरफ से नहीं थी। आपको इतना इस डीप नहीं जाना, अब इसको, ये गलत है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब दैम एज अ डिसेंडेंट ऑफ लेजेंडरी ईरानियन किंग। एक सेकंड, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शायद ये आंसर सही है, सॉरी, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हाँ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, बाबर जो था वो चंगेज़ खान की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से था। ठीक है, बाबर वॉज एक्चुअली रिलेटेड टू गेंगेज़ खान फ्रॉम हिज मदर साइड। ठीक है, जो उनकी माँ थी वो इनकी इनकी तरफ से बिलोंग करती थी, गेंगेज़ खान की, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, बाबर और गेंगेज़ खान में रिलेशन है। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। ये आंसर थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इसमें अफर सियाब का कोई जिक्र नहीं है बाबर की कहानी में। ठीक है, बाबर वॉज पुश्ड आउट ऑफ होमलैंड फरगान बाय उज़्बेक्स। ठीक है, ये करेक्ट है, इनको निकाल दिया गया था वहाँ से। और ये जो हैं वो तैमूर के भी वंशज हैं अपने पेटर्नल साइड से। ठीक है, बाबर इज़ द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। चले, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए, जो फाइनेंस कमीशन है उसको अपॉइंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, सिंपल 280। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, फाइनेंस कमीशन 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल। ठीक है, और आपका जो इलेक्शन कमीशन होता है वो होता है 324। ठीक है, चलिए चले, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ अर्नड जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ऑरेंजेस। ठीक है, जीआई टैग होता है एक, ठीक है, तो जीआई टैग जो मिला है वो किस एरिया को मिला है संतरों के लिए, तो वायनाड ये नहीं है यहाँ से। हालांकि राहुल गांधी जी ने इलेक्शन जरूर जीता है लोकसभा का, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। मेरठ तो बिल्कुल भी नहीं है। फैज़ाबाद कहाँ से हो सकता है यार, कूर्ग इज़ द राइट आंसर। कूर्ग एक कर्नाटका में हिल स्टेशन है। ठीक है, तो जीआई का टैग मिला है संतरों के लिए कूर्ग को। ठीक है, यहाँ पे आपको नागपुर मिलेगा ना, तो महाराष्ट्र की कोई स्टेट मिलेगी तो आप उसको मत मारना टिक। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आपको महाराष्ट्र, जो कि गलत है। कूर्ग इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन भी है जीके का। ठीक है, चलिए, द लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग प्रेस। देखिए, प्रेस बायोपिया क्या होता है, पहले तो ये जानिए। क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस लगाते हैं प्रेस बायोपिया, एक बीमारी है आँख की, उसे ठीक करने के लिए। देखिए, एक तो आपका होता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब जो कि जनरली यंगस्टर्स को होता है, मुझे भी एक्चुअली मायोपिया ही है। मेरे को दूर का चश्मा लगा हुआ है, तो नॉर्मल चश्मा लगता है सबको मायोपिया का, जो कि उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, तो इसे बोलते हैं मायोपिया। एक होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया, जो कि बुढ़ापे में लगता है पास का। एक होता है प्रेस बायोपिया, मतलब कि आपको आपका जो लेंस है वो यहाँ से
हाइपरमेट्रोपिया होगा, यहाँ से मायोपिया होगा, ये बुढ़ापे में लग जाता है। ठीक है, दूर का भी पास का भी। तो प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? ये लेंस यूज़ होता है बाईफोकल लेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताऊंगा कॉनकेव जो लेंस होता है ये यूज्ड होता है मायोपिया में। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है यूज़ आपका हाइपर मेट्रोपिया में, और बाईफोकल लेंस आपको यूज़ होता है प्रेस बायोपिया में। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस एक अलग लेंस है, ये बेसिकली एक बीमारी होती है एक्टिमेटिज्म। ठीक है, एक्टिमेटिज्म, और ये एक बीमारी होती है जिसमें आपको थोड़ी सी ब्लड विज़न, सॉरी ये रहा हमारी स्लाइड, इसमें ना सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होती है, आपकी एक बीमारी होती है एक्टिमेटिज्म। ठीक है, इसमें ना आपको धुंधली धुंधली लगती है सब कुछ। ठीक है, ब्लड ब्लड सा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, चलिए, तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये 15 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। मैंने जो इसमें एक्सप्लेनेशन करी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगी क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इस सीरीज़ की। ये था सीरीज़ का 5वां लेक्चर, और इसमें हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस सीरीज़ को डिलीजेंटली फॉलो करिए, ताकि आपसे सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन एसएससी पूछता है अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर, वो इसमें सारे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।